आज दो तीन बैच को हम वही टॉपिक पढ़ा चुके हैं। एंड आई वांट कि ये टॉपिक आप लोगों को मतलब इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ड्रीम का मेरा ये कंसेप्ट है क्लास, कि जो नाकामयाब लोग होते हैं ना वही ड्रीम देखते हैं बस। ड्रीम का मतलब स्कूल में जो तुमने पढ़ा, ये कई बार बोला होगा, आगे ही बोलेंगे कि जिंदगी में जो असल जिंदगी में जो चीज हम हासिल नहीं कर पाते, बहुत सोचा लेकिन हासिल नहीं कर पाए, तो उसी चीज को ड्रीम में पूरा करते हैं। इसका मतलब असल जिंदगी में नाकामयाब रहे तब ना, नहीं वाह, अगर कामयाब हो जाते तो फिर ड्रीम नहीं देखते। ठीक है, तो मेरा ड्रीम का ये हिसाब किताब है। जो मतलब तुम्हारा साइकोलॉजी है, ये सब जो साइकेट्रिस्ट वाला जो सिस्टम होता है ना, उस सब में जो ड्रीम को डिफाइन किया गया है। तो कुल मिला के ड्रीम इज ऑल अबाउट कि जो फेलियर रहे वो काम को ड्रीम में पूरा। जैसे हम हार्ले डेविडसन नहीं खरीद सकते, हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता था मोटरसाइकिल। अब वो ड्रीम में बहुत ज्यादा हम हार्ले डेविडसन चलाए, मतलब ठीक है, सबको हरा भी दिए वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन गए, लेकिन असल जिंदगी में तो नहीं कर पाए। असल जिंदगी में हम नाकामयाब रहे, जिसको हमने ख्वाब की जिंदगी में पूरा किया। कुल मिला के नाकामयाबी जो है वो ड्रीम। ये मेरा ऐसा क्लियर कंसेप्ट है शायद। उसी तरह रिस्क को डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, ये कई बैचेस में किया है, रिकॉर्डिंग करके हमने वीडियो भी डाला है। ये आपके साथ भी हम करना ऐसा चाह रहे हैं शायद। शेयर स्क्रीन। ओके फाइन, डन बस 495 क्या था। देखिए एंटरप्रेन्योर में क्या है, जब पता लगा कि स्टूडेंट ही बोल रहा था कि जापान में क्या होता है ना, कि हर इसके जो भी आपने पढ़ाई किया, मेडिकल किया, इंजीनियरिंग किया, जो भी पढ़ाई, उसके बाद फिर ना एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स कराया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का। वो अच्छा लगा, तो उसको हमने अपने डिस्कशन में शामिल किया है। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट थोड़ा कंप्लीशन पे है, तो लेट्स इंट्रोड्यूस दिस एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। और बहुत चीज डिस्कस करने के लिए है, लेकिन अभी हम ना कुछ थ्योरी जो है उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें ये है आपका रिस्क बियरिंग थ्योरी। जरा इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, ये हिमांशु पढ़िए। Yes, sir. दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes. In 1940, Professor Frank H. Knight has introduced risk-bearing theory through a research paper brought out in the name of risk, uncertainty, and profit. The commercial world is the full of uncertainty. There is no certainty about marketability of a product, so risk will naturally arise. For this, the decision making relating to production and distribution is not always fruitful or logical. Profit earning will be production and distribution is not always product. Profit earning will be possible only when the decision of the entrepreneur becomes fruitful on account of his foresight. Otherwise, फोरसाइट। possibility yes, foresight. Otherwise, possibility of loss can't be avoided. अच्छा, Professor Knight फोरसाइट का wants मतलब, फोरसाइट का मतलब foresight means फोरसाइटेडनेस। आगे हाँ, देखने की कैपेसिटी, फ्यूचर देखने की। आज फ्यूचर देखने की कैपेसिटी। ठीक है, एक बात और है, अनसर्टेनिटी एक वर्ड यूज हुआ है। तो अनसर्टेनिटी तो हर चीज में अनसर्टेनिटी है, मतलब कोई भी चीज ऐसा सर्टेन नहीं ना है, कोई भी चीज no, ऐसा sir. सर्टेन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस काम को इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि उसको बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि बाइक चलाना, डेली बाइक चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाइक चलाना भी अनसर्टेन है। यू कैन मेट विद एन Yes. एक्सीडेंट, अगर प्रॉपरली, अगर स्टीयरिंग नहीं सही से रहा, हैंडल सही से नहीं रहा, कुछ भी गड़बड़ हुआ, एक्सीडेंट हो सकता है। तो मतलब एवरीथिंग अंडर द सन इज अनसर्टेन। अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि एवरीथिंग अंडर द सन, सन मतलब सूरज, इज अ वेरिएबल। कोई चीज फिक्स नहीं है ना, हर चीज वेरी कर रहा है ना, हर चीज वेरी कर रहा है। Yes, sir. तो जब हर चीज वेरी कर रहा है तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना है ना। समझिएगा बात Sir. को, जब एक जैसा रहे तब ना एडजस्टमेंट नहीं करना है, चलो ठीक है फिक्स हो गया। लेकिन हर चीज तो वेरी कर रहा है, हर चीज डायनेमिक है। तो जब डायनेमिक है, चेंज कर रहा है, तो आपको भी उसके हिसाब से चेंज करके फिट होना होगा।
ठीक है। तो कुल मिला के जब वेरिएबल हो गया, जब डायनेमिक हो गया, तो अनसर्टेन भी हो गया। एज सिंपल एज दैट लॉजिक, मतलब साइंटिफिक थ्योरी। सिंस एवरीथिंग इज डायनेमिक, दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज अनसर्टेन। ठीक है, आगे पढ़िए इसको। Professor Knight want to explain this matter with the help of high risk bearing and uncertainty theory. Risk arises in any business situation on account of uncertainty elements. Prior to Knight's publication of this theory, Abby Howley has brought out the risk-bearing theory. The risk-bearing and uncertainty theory introduced by Knight is developed on the basis of Howley's theory. According to Howley, profit is the reward for risk-taking by the entrepreneur. The profit has no relation with the reward for managing or coordinating. Rather, profit is indicated as a reward for accepting responsibility and risk bearing. Since the function of risk bearing is the function of the entrepreneur, the opinion of Knight is similar to this conception. He thinks the risk bearing as the chief function of the entrepreneur. In fact, this is recognized as theory of profit. It is much important in discussing about the functions of an entrepreneur. इसमें चीफ फंक्शन लिखा हुआ है रिस्क बियरिंग में, चीफ फंक्शन। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, रिस्क बियरिंग से हम लोग अभी डिस्कशन जो हम लोग का हुआ, उसमें ये साबित होता है कि रिस्क बियरिंग मतलब होता है काम करना। रिस्क बियरिंग मतलब ये नहीं होता जोखिम उठाना नहीं हुआ। मतलब आप Yes, रिस्क sir. नहीं बियर, आप रिस्क बियर नहीं करेंगे तो फिर घर से कॉलेज मत आइए, एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। ठीक है, आप Yes, sir. सीढ़ी से नीचे मत उतरिए, आप खाना मत खाइए, आप बाथरूम मत जाइए, ठीक है, आप कोई भी बाजार मत जाइए, कोई भी काम मत कीजिए जब रिस्क नहीं होगा। तो कुल मिला करके मेरा ऐसा मानना है कि रिस्क का मतलब जोखिम उठाना नहीं हुआ, रिस्क का मतलब काम करना हुआ। इससे सहमत है हम लोग, इससे Yes, हम sir. लोग सहमति लगातार रखते काम हैं। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो अब जैसे एक सहमति और चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भाई आप सीढ़ी से उतर रहे हैं और गिर गए, चोट लग गई, तो फिर सीढ़ी से उतरना बंद कर दीजिए, सीढ़ी से उतरना बंद कर दीजिए। Next time अच्छे से चलेंगे, देख के चलेंगे। अच्छे चलेंगे, ठीक है, सीढ़ी से उतरना बंद नहीं ना होगा। नहीं सर। बाइक से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब बाइक नहीं चलाएंगे, अब बाइक को छुएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे से चलाएंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए। और भी जो एक्टिविटी है, मतलब खाना खाने से पेट खराब हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, अब खाना खाना छोड़ देते हैं, बेहतर उसको बेहतरी करना होगा, उस काम को कुछ तो गड़बड़ी कर रहे थे, बेहतर तरीके से करना होगा। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के आम जिंदगी में भी जो काम है वो भी रिस्की है ना। इट इज ऑल अबाउट हाउ यू डू इट। चलिए, तो कुल मिला के ये नतीजे पर हम लोग पहुंचते हैं आपस की सहमति में कि काम करना, ठीक है, उसको रिस्क बियरिंग कहते हैं। आप काम कीजिए, तो काम का जो क्षेत्र है वो तो अनलिमिटेड हो जाता है ना। मतलब पटना से भाई दूसरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट करते करते 38 जिला, उसके बाद फिर बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, फिर आपका पूरा इंडिया है, फिर आपका पूरा 200 कंट्री है, बहुत सारा चैप्टर काम हो सकता है। यही हुआ तो अब समझिए कि 1940 में आप देखिए क्या बात कही गई है। प्रोफेसर फ्रैंक नाइट ने 1940 में कहा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1940 में ये बात कहा गया और उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनी ने इसको माना होगा, क्योंकि प्रोफेसर नाइट वो तो कंसल्टेंट भी होंगे बहुत सारी कंपनी में। सिंपल तो Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो कुल मिला के काम करने की एक्टिविटी को हमने कह दिया कि भाई रिस्क बियरिंग, सिंपल। अब देखिए एक ये टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज, ठीक है। हम बहुत दिन से सोचते थे कि ये अमेरिका का क्या चक्कर है, मतलब इतना तरक्की कैसे कर गया, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब जब पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब समझ में आ रहा है कि वो ये बात क्यों इस तरह से है। एक सेकंड,
कहाँ चला गया मैप? हाँ, अब जरा इस तस्वीर को देखा जाए। ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है सबको? स्क्रीन लार्ज कर लीजिए। Yes, sir. Yes, sir. ये इधर में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में एक क्लस्टर बना हुआ है डॉट 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 का, है ना? उसके बाद फिर आपका यूरोप है, ये यूरोप है ना, बीच में मिडिल वाला। और इधर आपका जो बना हुआ है वो आपका जापान है, चाइना है, ऑल। ये तो अभी रिसेंट का है। ज्यादा बड़ा रेडियस किधर है? ये इस रीजन में है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. America side. तो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी में कौन कौन सा कंपनी है? कंपनी का नाम बताइए। ठीक है, सब यूएस की जो कंपनी है, ठीक है, समथिंग लाइक ये तस्वीर देखिए, इसमें सारी कंपनी है ना? बेल है, जो जो हम लोग कॉमन नाम जानते हैं, एडोब है, जिसको ये थे, वीजा है, ये सबको तो फ्रीक्वेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी कंपनी है। खैर, तो दैट इज की इन लोगों ने काम किया तभी ना आगे बढ़े। इन लोगों ने काम किया तभी आगे बढ़े। Yes, sir. समझ आए? अच्छा, फाइन। काम क्या किया इन्होंने? काम क्या किया ये बताइए। काम क्या किया इन्होंने ये बताइए। कंपनी खोली, कंपनी खोली और रिस्क लिया, नहीं, कंपनी खोली उस वक्त काम क्या किया? कंपनी खोलने के बाद क्या काम किया? मार्केट के उसमें अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट सर किया, किया होगा। प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट मार्केट कोको ने पे प्रोडक्ट बना मार्केटिंग दिया। पे वो काम मार्केटिंग में काम किया। ठीक है, जो एक्टिविटी था, जो एक्टिविटी है, उसको दो मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह पे। कोको कोला बन रहा है ना, बॉटल है, सिरप है, कार्बोनेट ड्रिंक है। वही चीज आपके कॉलेज के सामने भी हो रहा है, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल वही चीज हो रहा है ना? यूएस में भी वही हो रहा है, लास वेगास में वही हो रहा है, वाशिंगटन डीसी में हो रहा है, सब जगह वही हो रहा है, दुबई में वही हो रहा है। तो दैट इज की अपने काम को अपने कंट्री के बाउंड्री से बाहर ले गए। यही हुआ रिस्क ना? हाँ, यस सर ओके, फाइन। इसका मतलब है कि जो भी आपका एक्टिविटी है, लेट्स से कि एक्टिविटी ए इनटू मल्टीप्लाइड बाई, है ना, 500, 600, 700, इसको और ज्यादा मल्टीप्लाई करते जाइए आप इसी एक्टिविटी को। हल्दीराम का स्टोर कहाँ कहाँ है? पूरे हिंदुस्तान में है हल्दीराम हाँ, का स्टोर पूरे। हाँ, तो एक्चुअली वो काम हुआ ना बाबू, जिसको हमने रिस्क कहना कह दिया, रिस्क बेयरिंग हो गया। हल्दीराम वाले लोगों ने काम करते चले गए, हर जगह अपना रेस्टोरेंट खोलते चले गए, सिंपल। तो प्रॉफिट जो रिवॉर्ड है ना, वो रिस्क का है, और रिस्क का मतलब होता है काम करना, और काम का मतलब होता है कि आप उसको और बढ़ाइए और बढ़ाइए, एज सिंपल एज दैट। हमको यही लगता है इस थ्योरी का मतलब। और चूंकि यूएस में टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी ने इस बात को माना, ठीक है, उसके बाद से वो लोग ग्लोबल लीडर बन गए, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये रिस्क बियरिंग? Yes, sir. Yes, sir. तो yes, इसमें एक और बात आती है। इसमें एक और बात आती है। आप जैसे कोई काम करते हैं, जैसे सीढ़ी से ना आप दूसरे तल्ले से पहले तल्ले पर उतर रहे हैं, इसमें आपका कोई एम्बिशन, एम, मतलब इमोशन कुछ इन्वॉल्व होता है क्या? नहीं, सिंपली आप sir. उतर जाते हैं, सिंपली आप उतर जाते हैं। स्कूल Yes, sir. कॉलेज से घर आना है, अरे कॉलेज से घर से कॉलेज आना है, इसमें मतलब इमोशन, मतलब एकदम से जील, बहुत ये चीज है कि ये डेली रूटीन है, डेली रूटीन है। डेली रूटीन है। तो कुल मिलाकर के काम का रिस्क बियरिंग भी डेली रूटीन है। तो आईटीसी वालों का, टाटा वालों का, आदित्य बिरला ग्रुप का, मुकेश अंबानी का, इन लोग का डेली रूटीन है। उनका अब थोड़े विश है, एम है, ऐसा थोड़ी लोग बात करते होंगे। उधर देखिए, उधर ज्यादा मतलब कुछ एक्टिविटी हो रही है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो काम को शुरू कीजिए। ठीक है, तो काम करने को मतलब बस जस्ट डू इट,
कीप ऑन डूइंग, देयर इज नो इमोशन, नो नथिंग इज इन्वॉल्व, ठीक है, बस जस्ट काम करते रहिए, दैट इज कॉल्ड रिस्क टेकिंग। और इस जीरो इससे काम करेंगे ना, मतलब इमोशन नहीं है, एम ये सब, तो ज्यादा हमको प्रॉफिट नजर आता है। क्योंकि जितना ज्यादा आप ये करने लगते हैं, क्या कहते हैं उसको, अरे ड्रीम है, इमोशन है, तो नहीं होता है कि उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, और जहां ज्यादा सोचा काम बिगड़ने लगता है। ऐसा मेरा ये है। मतलब बहुत ज्यादा कैमरा फील करने लगे ना आप लोग, और जितना कम से कम कैमरा फील कीजिएगा उतना बेहतर होगा। क्लियर हुआ ये रिस्क बेयरिंग? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. मतलब एक्चुअली आई वांटेड टू डिस्कस इन लेंथ, ये बात समझ में आ जाएगी। कोई चीज रिस्क नहीं होता, वो काम होता है, बस काम करो, खत्म करो, काम कीजिए घर जाइए, फिर सुबह आइए, काम कीजिए घर जाइए, बस इसी को रिस्क कहते हैं। खैर, अब जरा सा इसको पढ़िए, ये देखिए तो क्या है, इसको पढ़िए विश्वजी, मुस्कान आप पढ़िए तो। Yes, sir. लाइबेनस्टाइन एक्स एफिशिएंसी थ्योरी। Liebenstein's X efficiency theory. In 1968, H. Liebenstein has published the X efficiency theory in his book Entrepreneurship and Development. The term X efficiency has been used in the negative sense. This theory has recently been applied to analyze the role of the entrepreneurs. In this theory, he explained the degree of inefficiency of using resources in the concern. X efficiency is the degree of the inefficiency in the use of resources within the firm. It measures the extent to which the firm fails to realize its productive potential. With its help, it has been tried to realize why the productive capacity of a concern cannot be measured. X efficiency is meant to refer that the actual cost of production of a commodity exceeds the minimum cost of production. नीचे एक और चीज पढ़िए। X efficiency arises either because the firm's resources are used in the wrong way or because they are wasted. ठीक है, अब ये बताइए हमको, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये एक मिनट, चलिए, ये एक्स एक्चुअली हुआ क्या, ये एक्स को डिफाइन कीजिए, एक्स को डिफाइन कीजिए। मुस्कान मल्होत्रा आपने पढ़ा, आप बताइए। सर, इसमें एक्स एफिशिएंसी तो ये बता रहा है कि जो कंपनी या कोई भी फैक्ट्री है जो काम कर रहा है, वो कितना परसेंट काम नहीं कर पा रहा है या कितना इनएफिशिएंट है। ये वाला लाइन देखिए तो, ये वाला, इसको देखिए तो क्या लिखा हुआ है इसमें। Actual cost of production of a commodity exceeds the minimum cost of production. यानी जो तय किया हुआ था कि मेरा प्रोडक्शन 10 रुपया में हो जाएगा, वो 12 रुपया में हो रहा है, तो ये तो लॉस हो रहा है। मतलब कमी है, कुछ कमी आप में है। यस सर। ठीक है, इसका मतलब है कि अपने अंदर कमी निकालना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू कि अपनी तारीफ करना। ठीक है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसके बाद तारीफ होना कम हो जाता है बाबू, उसके बाद क्रिटिक्स और क्रिटिसिज्म ज्यादा होने लगता है। ये बात याद Yes. रखिएगा, जब आप छोटे होते हैं, उम्र में कम होते हैं, तो आपकी तारीफ होती है, बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, ये किया, वो किया, और गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, तो अब तारीफ कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और क्रिटिक्स बढ़ जाता है। तो एक्स एफिशिएंसी का मतलब यही हुआ बाबू कि आप में जो भी कमी है, आपसे उम्मीद है परफेक्ट का। ठीक है, चलिए, ये बात क्लियर हो गई, एक्स एफिशिएंसी क्लियर है Yes, ना? sir. Yes, sir. अब इसको पढ़िए, हायेक्स मार्केट प्रोसेस थ्योरी।
हायक मार्केट प्रोसेस थ्योरी, इसको पढ़ लें। Yes, sir. Hayek's market process theory. The focus point of market process theory of Hayek indicate that a fluctuation in the market rate of interest directly influences on the activities of the entrepreneur through fluctuation in investment. That is, if the market rate of interest is reduced, investable fund will increase. Consequently, the entrepreneur feels enthused to invest more. An increase in investment tend to If the market expand the rate- enterprise. If the market rate of interest is reduced, market rate अगर कम है तो हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा ज्यादा करेंगे। होगा। सिंपल सी बात हो गई, सिंपल सी बात हो गई। Yes, sir. मार्केट रेट कम है तो हम इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा देंगे, हम ज्यादा चीज खरीदेंगे, है ना। और मार्केट रेट अगर ज्यादा है तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। फिर तो investment कुल मिला के हमको अपने समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना है, यही बात निकली ना, समझदारी sir. से। हाँ ठीक है, आगे पढ़िए। An increase in investment tends to expand the enterprise and the pace of economic development is accelerated. The reverse situation will be found in the economy. If the market rate of interest increase, this will reduce the amount of investable fund. The entrepreneur loses inspiration for investment. Development of the enterprise will hamper. Pace of economic development will be impaired. In view of this, Hayek has suggested to maintain equilibrium between supply of bank credit and prevailing market rate of interest so that entrepreneurial activities can be carried out continuously. ठीक है, वेद Yes, इस sir. डायग्राम को देख करके जरा कुछ ढंग का मीनिंग बताइए तो हमको। प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट है, इनपुट का मतलब हो गया मटेरियल, लेबर, कैपिटल, इंफॉर्मेशन। फिर इनपुट एफिशिएंसी, कंप्लीशन, गैप फिलिंग, एंटरप्रेन्योर, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू मार्केट। ये मतलब क्या हुआ बस? जितने भी पहले तो इनपुट्स हैं, अगर उसको हम पूरा अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे तो फिर इनपुट कंप्लीशन होगा। ऊपर का थ्योरी से कनेक्ट करो, ऊपर का थ्योरी से कनेक्ट करो। जब मार्केट रेट कम है तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ। जब मार्केट रेट ज्यादा है तो मेरा इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, और जब मार्केट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। उससे रिलेट कीजिए इसको, प्रोक्योरमेंट। तो वही है कि जब मतलब मार्केट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो कैपिटल में भी इन्वेस्ट होगा, तो बाकी रिसोर्सेज में भी उतना ही इन्वेस्ट होगा, तो फिर एफिशिएंसी बढ़ेगी और नहीं यार, वैसे नहीं है। हमने क्लास में एक बार दिखाया था कोरिलेशन का कैसे एक्सप्रेस करते, स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। कोरिलेशन मतलब 6-7 तरीका अलग अलग होता है ना। मतलब कि इफ वेरिएबल ए डिपेंड ऑन वेरिएबल बी, उसका 6-7 तरीका होता है लिखने का। तो दिखाया था एक बार, आई रिमेम्बर। खैर, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? हासिल करना। प्रोक्योरमेंट का मतलब हासिल करना, खरीदना, मुहैया करवाना, यही तो। Yes, sir. तो कुल मिला के हायक्स मार्केट मॉडल यही कह रहा है कि मार्केट जब जैसा बिहेव करे तो समझदारी से कम रेट में, ऑप्टिमम रेट में, उसके जो आपका हिसाब किताब है उसके हिसाब से ना प्रोक्योरमेंट कीजिएगा। आपने अगर बहुत महंगा खरीद लिया तो दिक्कत हो जाएगी, हाँ. ठीक है। तो कुल मिलाकर के सारा इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि कहाँ से मटेरियल कितने मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किस क्वालिटी का मिलेगा, लेबर का पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, कैपिटल का हिसाब किताब पूरा रखना पड़ेगा, और इंफॉर्मेशन। तभी आपका ये चारों पर अगर आप ठीक से प्रोक्योरमेंट करेंगे इनके रेट पर, ठीक है, क्योंकि ये सब तो इन्वेस्टमेंट है ना, ये सब तो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट हुआ ना। हेलो क्लास, कंपनी के लिए, हैं? फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट ही हुआ। सबके लिए इन्वेस्टमेंट ही है। तो तभी जाकर के इनपुट कंप्लीशन होगा और गैप फिलिंग होगा, नहीं तो गैप ज्यादा बढ़ा रहेगा। अगर सही से रेट पे नहीं कीजिएगा तो गैप बढ़ जाएगा। अगर सब चीज फिल हो गया तभी ना डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट बेहतर होगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस बेहतर होगा, और एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू मार्केट बेहतर होगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू मार्केट, अगर आपने
सही रेट पर सामान को लिया। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअसली यू हैव टू सर्वे अबाउट द रेट, ठीक है, ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इज फिजिकल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज। ऐसा नहीं ना कि बैंक से ज्यादा आप ज्यादा रेट पे पैसा उठा लीजिएगा, वैसे तो नहीं होगा ना, तो फिर तो आपका लॉस हो जाएगा। बात समझ में आई? बैलेंस बात, बना के चलना है। हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, हाइक्स मार्केट क्लियर है। मार्केट को सही से देख करके फैसला लेना होगा, अंधे की तरह फैसला नहीं लेना होगा, मार्केट को देख करके फैसला लेना होगा, बस यही बात है। ये बात क्लियर है मार्केट पॉजिटिव थ्योरी में? Yes, sir. Yes. अच्छा, ठीक है। रिस्क बियरिंग भी क्लियर है। चलिए, इनोवेशन को जैसा पढ़िए तो तीन थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा अभी। आपका ये हो गया, क्या कहते हैं उसको, एक्स एफिशिएंसी, उसमें कमी निकालिए, ठीक है। कमी निकालने के बाद हाइक्स का हो गया मार्केट, उसके बाद रिस्क बियरिंग है। इस कंप्यूटर का पढ़िए, चलिए इसको पढ़िए। पढ़िए। Computer's theory of innovation. हाँ, J.A. Computer, 1883 to 1950, an Austrian economist, has brought out his famous book, The Theory of Economic Development, from USA in 1934. The theory of innovation has been discussed in this book. For laying stress on the role of innovation in market economy, he has in fact earned his reputation. Out of theories of entrepreneurship, which have since been brought out by Computer's theory of innovation, is the most remarkable one because he is the first man who has been able to forward a clear idea about economic activities of an entrepreneur and impact of those activities on economic situation. Apart from this, he is the first man who has been regarded as a principal theorist. In his opinion, the concept of entrepreneurship and entrepreneur is applicable in a dynamic economy only. He has stressed more importance to human agent in the focal point of economic development process. He has remarked that an entrepreneur is such a person who brings innovation in economic activities. An entrepreneur is the fundamental key to development and an important variable in development equation. An innovator is such a person who creates obstacles to the present state of equilibrium and develops the economy to a new stage. An entrepreneur is known as the main steerman of the economic development of a country. Computer has expressed the economic activity of an entrepreneur clearly and unambiguously. According to his conception, development is the carrying out new combinations. इनोवेशन, जैसे इनोवेशन जो है वो हम लोग के दिमाग में क्या वर्ड बनाता है कि मतलब ये किसी एक खास सेक्शन का काम है। हम लोग के दिमाग में तो ही फोटो बनता है ना, यस और नो बोलिए। Yes, sir. इनोवेशन मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ई झंझट है, ई कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जो पागल होते हैं वो अपना लेबोरेटरी में लगे रहते हैं, वही इनोवेशन करेंगे, यही बात हुई। अब इस कंप्यूटर ने Yes. क्या कहा कि नो, सबको इनोवेशन करना ही पड़ेगा। आप अपने काम में और बेहतर सुधार कीजिएगा। आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो रेस्टोरेंट में जिस तरह से सर्व कर रहे हैं उसमें इनोवेशन कीजिए, जिस तरह से खाना बन रहा है उसमें इनोवेशन कीजिए, ठीक है। जिस तरह से आपका रेस्टोरेंट का एम्बियंस है, ठीक है, उसमें इनोवेशन कीजिए। मतलब कुछ तो बाबू हरकत करोगे ना, कुछ तो हरकत आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहावत है कि हरकत में बरकत है, ठीक है। तो यही इनोवेशन का ये बात कह रहे हैं। अब चारों थ्योरी को एक फ्रेम में देखिए। एक साहब कह रहे हैं आपका अपनी कमी को हटाइए, एक साहब कह रहे हैं मार्केट एनालाइज करके रेट सही प्रोक्योरमेंट कीजिए, एक साहब कह रहे हैं रिस्क बियर कीजिए, और एक साहब कह रहे हैं इस कंप्यूटर क्या कह रहे हैं आपका, इस कंप्यूटर क्या कह रहे हैं, इनोवेट कीजिए। ये जब चारों एलिमेंट होगा तब ना कोई काम बेहतर होगा, तभी ना कोई काम बेहतर होगा। Yes. क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, इसमें इमोशन नहीं है बाबू कि हम बहुत इमोशन है, जील है, ऐसा कुछ नहीं। बी प्रोफेशनल, बी वेरी प्रोफेशनल। आप मंडे को सुबह में उठे, आपका जाके ये काम है, आप उसको काम कीजिए, उसमें से घर जाइए, एज सिंपल एज दैट। इमोशन ज्यादा मत डालिए, ठीक है। बी प्रोफेशनल एंड डू द जॉब अकॉर्डिंगली, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर हो गया?
Yes, sir. क्लियर है? चलिए चारों को फिर से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है? थैंक यू।